हेयर वी गो अगेन। और आज है शोल्डर डे। अगर अपने लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट टाइम हमने शोल्डर डे की स्टार्टिंग करी थी लेटरल रेजेस से, डंबल पे करे थे वो। और उसके बाद जहाँ तक मुझे ध्यान है रेयर डेल्ट्स के लिए हमने रिवर्स पेक डेक मशीन करी थी। और लास्ट फिनिशर में हमने फ्रंट डेल्ट्स भी ट्रेन करे थे जो कि मशीन ओवरहेड प्रेस पे थे। और उसके बाद हमने ट्रैप्स के लिए थोड़ा सा काम करा था जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद ट्रैप्स को डायरेक्ट ट्रेनिंग मिली। टू बी रियल, जो भी हमारा लास्ट शोल्डर का सेशन था वो हमारे लिए बस एक चेक पॉइंट था। और वो चेक पॉइंट इसीलिए था क्योंकि फर्स्टली हमने बहुत लंबे टाइम बाद शोल्डर्स को एक सेपरेट दे दिया और जो भी हमने मूवमेंट्स करे वो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये चीज़ चेक करने के लिए कि हम शोल्डर्स के लिए अगर सेपरेटली एक ट्रेनिंग डे देते हैं तो उसमें हर एक स्पेसिफिक मूवमेंट में हमें ये पता लग पाएगा कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है क्या, चाहे वो ओवरहेड प्रेस में हो या लेटरल रेज में हो और या फिर रिवर्स पेक डेक फ्लाइज में। रिजल्ट यही है कि हमें एक पॉइंट मिल गया है जहाँ से एक हम अपनी बिगिनिंग कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने की। एंड टू बी रियल, अगर मैं बात करूँ अपने प्रीवियस शोल्डर सेशन की, आई डिडंट लाइक दैट। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी चैलेंजिंग पार्ट था ही नहीं। और जब तक मेरे वर्कआउट में ऐसा कोई भी मूवमेंट ना हो जो कि सच में मेरे लिए चैलेंजिंग हो तब तक मुझे वर्कआउट करने में कोई भी मज़ा आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें हर एक वर्कआउट में एकदम क्रेजी लिफ्ट्स करनी है। तो लास्ट टाइम जो भी सेशन था उससे पहले का माइंडसेट यही रहा होगा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ ही करनी है। क्योंकि अगर हम हमेशा वही सेम चीज़ करते रहेंगे, चाहे वो वर्कआउट में हो चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, तो फिजिक में भी कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो चलो पहुंच गए जिम, अब सीधे स्टार्ट करते हैं अपना शोल्डर वर्कआउट। सिंपल अपना बेसिक मूवमेंट ओवरहेड मशीन प्रेस। और ये मूवमेंट हम स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल में हैवी जा सकते हैं और इतना हैवी जाना है कि जितना लोड हम कंट्रोल कर पाएँ। हैवी का मतलब ये नहीं होता है कि ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। और शोल्डर की अप्रोच आज यही रहेगी, फ्रंट डेल्ट्स के लिए 2 सेट और लेटरल हेड के लिए 2 सेट और रेयर डेल्ट के लिए 2 सेट और लास्ट में ट्रैप्स करेंगे और उसके बाद निकलते हैं फिर यहाँ से। शोल्डर्स के लिए आज का दूसरा मूवमेंट होने वाला है लेटरल रेजेस। और लास्ट टाइम हमने ये चीज़ डंबल पे करी थी, सो आज जस्ट फॉर अ चेंज हम इसे केबल वेरिएशन पे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट।
ऑल राइट, तो शोल्डर्स के लिए आज का लास्ट मूवमेंट। ऑल राइट, शोल्डर्स के लिए आज का लास्ट मूवमेंट रिवर्स पेक डेक मशीन। और इसमें फोकस यही रहेगा कि रेयर डेल्ट्स को जितना आइसोलेट कर सकते हैं उतना करेंगे। और इसके बाद हमारा एक लास्ट मूवमेंट बचेगा ट्रैप्स के लिए, तो वो फिगर आउट करेंगे बाद में। पहले इसके 2 सेट कंप्लीट करते हैं। आज के लिए श्रग्स के 2 सेट हम करेंगे स्मिथ मशीन पे। और स्मिथ मशीन पे इसीलिए क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता है और कंट्रोल हैवी जा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एन एक्चुअल हैवी सेशन लुक्स लाइक। और कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं, सिर्फ अपने बेसिक मूवमेंट्स और बस प्रॉपर एग्जीक्यूशन और प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ। सो बहुत ही सिंपल अप्रोच, जस्ट थिंक लाइक दैट। शोल्डर से 3 हेड होते हैं, सो 3 हेड्स के लिए 3 मूवमेंट्स आर जस्ट इनफ। और इससे ज़्यादा करने की पर्सनली मुझे कोई नीड नहीं है। एंड 2 वर्किंग सेट्स फॉर ईच मसल ग्रुप, just to make sure they are getting enough repetitions
इनफ वॉल्यूम एंड इनफ इंटेंसिटी। और मेरी अप्रोच पर्सनली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ओरिएंटेड नहीं होती है। अगर मैं सिर्फ इन 3 मूवमेंट्स को एक सेट करता, यानी कि टोटल 3 वर्किंग सेट्स, तब भी रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ही होते। लेकिन अगर मैं इन्हीं 2 वर्किंग सेट्स पर मूवमेंट को और ज़्यादा वॉल्यूम से इंक्रीज़ करता, यानी कि 6 वर्किंग सेट्स पर हेड ऑफ शोल्डर, तो ये वाली अप्रोच पर्सनली मुझे इतनी सूटेबल नहीं लगती है। सो आज का सेशन रियली बहुत मज़ा आया। स्टार्टेड हैवी एंड एंडेड हैवी। तो अगर पंप की बात करें तो वेन्स ऑलरेडी ऑन पॉइंट है। तो चलो जल्दी से चेक करते हैं, 1-2 पोज एड करते हैं और फिर निकलते हैं सीधे घर पे, और बाकी बची हुई बात करेंगे कार में। और अभी सामने मिरर में एकदम प्योर सेटिस्फेक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाकी बातें कार में। ऑल राइट, तो शोल्डर्स एंड ट्रैप्स आर परफेक्टली डिस्ट्रॉयड, और यही तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेन करने का, विद प्रॉपर इंटेंसिटी एंड रियली चैलेंजिंग। जब तक मेरे वर्कआउट में कोई भी ऐसा चैलेंजिंग या हैवी पार्ट नहीं होता है, तब तक वर्कआउट में सच में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मे बी ये इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कि किस तरीके से ट्रेन करना है। तो इस टॉपिक पे कोई भी आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा तरीका सुपीरियर है। कोई भी तरीका सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होता है, और ना ही कोई एक्सरसाइज या कोई भी मूवमेंट सुपीरियर होता है एक मूवमेंट से। बस हर मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका भी इंडिविजुअल पे सब्जेक्टिव होता है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मूवमेंट को लगाने का किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है, और उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं कि ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है या वो तरीका ज़्यादा बेस्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने टॉप बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा हाफ रेंज ऑफ मोशन लगाते हुए, तो क्या तुम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। और तुम उनके बारे में बस इसीलिए नहीं बोल सकते हो, पहली चीज़ अगर वो हाफ रेंज ऑफ मोशन भी कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ वर्क कर रही है। और दूसरी बात ये है, तुम उनको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज दे आर बेटर, लीनर एंड बिगर देन यू। और एक चीज़ जो मैंने काफ़ी नोटिस करी है, तुमको सिर्फ वही लोग क्रिटिसाइज या नेगेटिव कमेंट्स करेंगे जो तुमको आउटवर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो तुमसे बेटर नहीं कर पा रहे हैं। वो हमेशा अपने में ही स्ट्रगल करते रहते हैं, और जिसका फ्रस्ट्रेशन वो दूसरों पे निकालते हैं। और अगर बात करें उन लोगों की जो सच में मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और किसी भी फील्ड में तुमसे आगे हैं, तो वो तुमको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तो वो लोग तुमको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे, और इसीलिए क्योंकि वो भी कभी ना कभी इस फेज से निकल चुके हैं। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।